कुछ दिन पहले ही अपनी दोस्त से बातचीत करने के दौरान मुझे पता चला कि उसका 40 वर्षीय भाई उसे एक रात अचानक सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस और इसी के चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना था। डॉक्टर ने बताया कि ये हार्ट अटैक था। सोचकर डर लगता है ना, एकदम नॉर्मल दिखने वाला एक साथ अचानक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए तो कोई नहीं चिंतित हो जाएगा, है ना। दोस्तों, हृदय और रक्त वाहिनियों से जुड़ी बीमारियां यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आज दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है। ये कुल मौतों का लगभग 32% है और इन 32% मौतों में 85% ऐसी मौतें हैं जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से होती है। और ये मौतें लगभग 3/4 तक थे मध्यम और कम आय वाले देश जैसे कि भारत, यूपी। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का 20% से भी कम होने के बावजूद भारत में 60% से भी ज्यादा मामले हृदय रोग से संबंधित है। बदलती लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से 2025 तक ये खतरा और भी बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने के बाद और कुछ कंट्रोल फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स को समझने के बाद हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रोजी गायकवाड़ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ सहयोग में टॉक्स के इस नए एपिसोड के। आज हम जानेंगे हार्ट के हर एक पहलू के बारे। चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की और इनवाइट करते हैं आज के हमारे गेस्ट को, डॉक्टर आशीष सर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट सहयोग होस्ट। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। आज के लिए इस टॉपिक एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे की हार्ट अटैक जो तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें काफ़ी जाने जाती है, तो इस बारे में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक क्या है, इसके लक्षण क्या है, थोड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली नलियाँ या धमनियाँ उनमें ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, उस वजह से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के दौरान पेशेंट को तेज़ सीने में दर्द, बहुत पसीना आना, सांस फूलना, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, जबड़ों में दर्द, ये सब कंप्लेंट्स मिल सकते हैं। ये ब्लॉकेजेस हमें क्यों मिलते हैं? ब्लॉकेजेस जो है ये पेशेंट के ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, उस वजह से ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। ये धीरे-धीरे तैयार होते हैं कुछ समय में, और पहले इसका परसेंटेज कम रहेगा, फिर धीरे-धीरे ब्लॉकेज का प्रमाण बढ़ते जाता है। और जब ये 70% से ज़्यादा हो जाए, तब पेशेंट को सीने में दर्द, काम करते वक़्त सीने में दर्द होना, ऐसी शिकायतें मिलना शुरू होती है। और किसी दिन समझो वो ब्लॉकेज पूरी 100% खुल जाए, तो ब्लड सप्लाई पूरा ही टोटल रुक जाएगा और उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जब पेशेंट को तेज़ सीने में दर्द होता है, वो रह ही नहीं सकता, बहुत दबाव सीने में महसूस करता है वो, उसको हम कहेंगे हार्ट अटैक। हाँ, दैट्स इट। तो आपने बैक के बारे में मेंशन किया तो कॉमनली ऐसा देख कर रहे हैं कि एसिडिटी और चेस्ट पेन में लोग कंफ्यूज हो जाते। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है हमारे पास में कि मुझे जो दर्द हो रहा है या एसिडिटी या गैस्ट्रिक पेन है या फिर कार्डियक पेन है या दिल से रिलेटेड है। और जब भी हम दिल से रिलेटेड या कार्डियक पेन रहेगा पेशेंट को, उसमें जब पेशेंट कोई काम करने जाता है, जैसा वो चल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कहीं चल के जा रहा है या घर का कोई भी काम कर रहा है, तो काम करते समय वो पेशेंट का दर्द बढ़ जाएगा। और वही जब वो रुक जाता है या रेस्ट लेता है, तो फिर वो दर्द कम हो जाता है। तो ये कार्डियक पेन हो गया। और गैस्ट्रिक पेन के लिए आपको खास करके ये पेन काम से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये खाने से रिलेटेड रहता है। या तो आपको भूखे पेट ज़्यादा मिलेगा या तो फिर खाना खाने के बाद, ये मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा मिलता है आपको। तो हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। अगेन मैं जानना चाहूंगी सर आपसे कि कौन से लोगों को सबसे ज्यादा रिस्क रहता है हार्ट अटैक का। हैं। हार्ट अटैक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स थे, उसमें से जो कॉमनली हमें मिलते हैं, उसमें है सबसे पहला शुगर या डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया जिसे कहते हैं वो। उसके बाद में जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उम्रभर गुटखा, तंबाकू इसका सेवन ज़्यादा अगर है, इन लोगों में हार्ट अटैक की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा है ज़्यादा स्ट्रेस, जो आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीता। बाद में है ओवरवेट, मोटापा होना, इन लोगों में भी मिलता है हार्ट अटैक।
सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो जिसे हम कहते हैं, हाँ, उसमें भी हमें जैसा एक्टिविटी अगर आपकी कम है तो इन केसेस पे भी हमें हार्ट अटैक ज़्यादा मिलता है। और नींद का कम होना ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है हार्ट अटैक आने की। सो मोस्टली ये सारे कारण जो है वो लाइफ़स्टाइल रिलेटेड हम कह सकते हैं, और जैसे कि आपने मेंशन किया कि डायबिटीज़ जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जानना चाहेंगे सर कि डायबिटीज़ एग्ज़ैक्टली क्या रिलेशन है अटैक्स? डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ ये कॉमनली पाया जाता है। इनमें ज़्यादा प्रमाण में क्यों मिलता है? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होती है। उस वजह से जो नलियाँ हैं या धमनियाँ हैं, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है, उसमें डैमेज ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहता है और जो ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी है, इन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। इसलिए हार्ट अटैक इनमें रिस्क ज़्यादा होता है डायबिटिक पेशेंट्स पे। और हम जब एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें भी हमें पता चलता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में जो ब्लॉकेजेज़ है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। नंबर ऑफ ब्लॉकेजेज़ ज़्यादा होते हैं। हाँ, और जो आर्टरीज़ हैं हार्ट की, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है ये पेशेंट्स में। तो वो ऐसे पेशेंट्स में जब ज़्यादा ही ब्लॉकेज हो जाए, डायबिटिक पेशेंट्स में, तो फिर हम एंजियोप्लास्टी अगर नहीं हो पा रही है, तो फिर बाईपास के सजेस्ट करें। तो डायबिटिक पेशेंट्स में खासकर भी वो ये ध्यान रखना है कि अपने ब्लड शुगर लेवल, अगर इसको वो रेगुलरली चेक करें और कंट्रोल में रखें, तो इनका हार्ट डिजीज़ प्रोग्रेस होना जो है आगे बढ़ना, वो नहीं हो। तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक डिजीज़। जी, बिल्कुल सही कहा सर ने कि लॉन्ग टर्म अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उसे नियंत्रण पे रखना काफ़ी मददगार साबित होगा आप ये सबके हार्ट अटैक की उसको कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं सर, मैं वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का एक डाटा पढ़ रही, उसके अनुसार भारत में 2021 में सीवीडीज़ यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ में लगभग 2,87,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और हमारे देश में इन बीमारियों के केसेज़ इतने तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? ये भी डेटा सही है कि इंडियंस खास करके साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है, इन ये ज़्यादा प्रोन है हार्ट डिजीज़ के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जेनेटिकली जो साउथ एशियन पॉपुलेशन होती है, उसमें जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, हाँ, इनका वैल्यूज़ ज़्यादा होते हैं और एचडीएल कम लो लेवल पे होता है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए। तो इंडियंस या साउथ एशियन पॉपुलेशन इनमें एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, अ, 5 साल पहले ही हमको हार्ट डिज़ीज़, हार्ट अटैक ये सब मिलता है, पहले मिलता है। और अदरवाइज़ हमारा जो डाइट भी है, वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारे डाइट में ज़्यादा हो, तो वो भी आपका अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा देते हैं। हाँ, मोटापा होता है, उससे वेट बढ़ता है और यही सब फिर आगे जाके आपको हार्ट डिज़ीज़ ज़्यादा मिलता है। कुछ लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट जिनमें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जिनका लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल ये अनकंट्रोल्ड है, ऐसे पेशेंट्स, ओवरवेट या जिनका वज़न ज़्यादा है, हाँ, और आजकल की जैसे लाइफ़स्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हो गए, जैसे स्ट्रेस ज़्यादा होना, नींद कम होना, ओवर एक्सर्शन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे समय तक काम करना, तो ये सब फैक्टर्स की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। उसी तरह जैसा आपका स्मोकिंग स्मोकिंग अगर हम ज़्यादा करते हैं, हाँ, ज़्यादा स्मोकिंग करना, तंबाकू इसका सेवन करना, इससे भी हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एज, बढ़ती उम्र के साथ हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। और दूसरा महिलाएं और पुरुष, तो महिला और पुरुषों में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हुए अगले सेक्शन पे हम जानेंगे कि हार्ट अटैक से रिलेटेड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या-क्या है। सो सर हार्ट अटैक से बचाव के लिए किस उम्र से हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए और किन-किन प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल? हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इनमें अगर कोई पेशेंट है जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो ऐसे पेशेंट हैं जिनमें जो एब्सोल्युटली हेल्दी है, ऐसे पेशेंट्स पे हम 35 के बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे। और ऐसे पेशेंट्स जिनमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, हाँ, जिनके माता-पिता या भाई-बहनों में हार्ट डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट्स में हम जल्दी स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे तो अच्छा रहे, ऐसे 25 साल की उम्र से स्टार्ट करें। अभी कौन सी स्क्रीनिंग टेस्ट कर लें? स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे पास आएगा आपका डॉक्टर के पास जब भी जाएँ, तो अपना ब्लड प्रेशर,
कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इसकी जाँच कराएँ। हाँ, और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ईसीजी, 2D इको या हार्ट की सोनोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट, हाँ, इसको कराएँगे तो हम क्या है जल्दी पकड़ सकते हैं हार्ट डिज़ीज़ को और जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो इनका ट्रीटमेंट अगर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो आपका हार्ट डिज़ीज़ या हार्ट अटैक होना इसको हम रोक सकते हैं। आप सभी लोगों ने जाना कि अर्ली स्क्रीनिंग का हार्ट अटैक को रोकने के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल है। सर आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे कि अक्सर जब भी हृदय रोग की बात होती है, तो ट्रीटमेंट को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होती। ऐसा माना जाता है कि बहुत दर्दनाक ट्रीटमेंट होगा, अ, मौत हो जाएगी शायद। तो सर मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें कि क्या कोई कम आक्रामक ट्रीटमेंट्स ही कार्यक्रम के लिए अवेलेबल है? पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट है, वो जान बचाने के लिए किया जा रहा है और बहुत सारा दर्द होगा इस ट्रीटमेंट के दौरान, ये सोच गलत है। क्योंकि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, अब जैसा एंजियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे या एंजियोप्लास्टी भी अगर चाहते हैं, तो हम वो जो हाथ या पैर इसके को करते हैं। तो इस दौरान जहाँ से हम कर रहे हैं प्रोसीजर उस जगह पे हम सूंघने की दवाई दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट को बहुत दर्द होगा इसके इलाज के दौरान, ये सोच गलत है। जी, बिल्कुल। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भले ही हृदय रोग की बीमारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके लिए बहुत आसान स्क्रीनिंग टेस्ट और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर इसके बाद कुछ जैसे कि आपने बताया कि अचानक से हार्ट अटैक आने ये सारे केसेस भी देखे गए हैं। तो किसी को ऐसे समय क्या करना चाहिए जब कोई एक व्यक्ति है जिसे अचानक हार्ट अटैक आ जैसे हमारे घर में कोई है व्यक्ति जिसे सीने में तेज़ दर्द हो रहा है और हमें लग रहा है कि अभी इन्हें हार्ट अटैक ही आ गया है। तो सबसे पहले तो बहुत बार हम ये कोशिश करते हैं कि इसे घर पे ही ट्रीट करने की कोशिश करें। वो ये सबसे गलत है। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकता है। हाँ, तुरंत सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन का, हाँ, हॉस्पिटल से जल्दी पहुँचाने का इसका अरेंजमेंट करना सबसे ज़रूरी है। और वो ब जैसे ही हो जाए तो पेशेंट को ये सलाह ना दें कि आप थोड़ा घूम लो तो आपको हल्का महसूस होगा। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट स्ट्रेस में है। आपको उसको जितना आराम देना है उतना देना है। इसलिए पेशेंट को आप कहिए कि आप एक तरफ बैठ जाइए, घूमना-फिरना नहीं है। और दूसरा एक ध्यान रखना है कि जब पेशेंट आपसे कह रहा है कि सीने में मुझे काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, साँस फूल रही है, जो भी, तो और उसके बाद अगर वो बेहोश हो जाए या फिर ठंडा पड़ने लगे, हाँ, तो आप सबसे पहले और ऐसा लगे कि बेहोश हो गए, सबसे पहले उनकी नब्ज़ चेक करना है, पल्स पल्स चेक करना है और तुरंत आपको फिर कार्डियक मसाज या सीपीआर जिसे कहते हैं, उसको स्टार्ट करना। और अगर आपकी डॉक्टर से बात हो गई है और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, तो आप उनको एस्पिरिन का टैबलेट भी घर पे दे सकते हैं। सर अक्सर गोल्डन आवर का भी ज़िक्र किया जाता है हार्ट अटैक के समय। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि गोल्डन आवर क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों? बोर्डर मिलाप का कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक। इसका मतलब है कि पहले 1 घंटे में ही पेशेंट का जो नस बंद हो चुकी है, जो नस, उसकी ब्लॉकेज खोल दी जाए और ब्लड सप्लाई हार्ट को स्टार्ट कर दिया जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर जल्दी हम ब्लड सप्लाई चालू कर दें, ब्लॉकेज खोल दें, तो हार्ट की जो मांसपेशी है, मसल, उसको डैमेज नहीं होगा। और अगर मांसपेशी डैमेज नहीं होगी तो हार्ट की फंक्शनिंग जो है, जिसे हम पंपिंग या इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो बना रहेगा। और अगर बहुत देर लगा देते हैं हम ब्लॉकेज खुलने में, तो हार्ट का वो हिस्सा जिसको वो नस सप्लाई कर रही है, वो काम करना या डैमेज हो जाता है या काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है। उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो है, जो हार्ट अटैक के बाद मिलते हैं, उनका काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि हार्ट फेलियर हो जाना या फिर साँस फूलना और अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाए। तो अगर हम बहुत देर तक की नस नस को नहीं खोलते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि हम ये मॉडल में देख सकते हैं, अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ये नस बहुत देर तक के बंद है और हम इसे नहीं खोले, तो ये जो नीचे का हिस्सा है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो ये नीचे का हिस्सा जो है, वो काम करना परमानेंटली भी बंद कर सकता है। तो जितने जल्दी खोल दिया जाए, उतने जल्दी उतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे हमें और हार्ट के मसल को हम बचा सकते हैं और हार्ट की पंपिंग को हम जैसी अच्छी रख सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है जो सर ने हमें बताए उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और बाईपास इन तीनों चीज़ों में क्या अंतर है? सच एंजियोग्राफी जो है ये टेस्ट है, ये इलाज नहीं है। जब हमें देखना है कि पेशेंट की हार्ट की नस में कितनी ब्लॉकेज है, उसके लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करने के अभी हमारे पास में एक होती है इन्वेसिव एंजियोग्राफी, जिसे हम हाथ जैसे नॉर्मली भाषा में कहते हैं दाढ़ डाल के करते हैं वो हाथ की नस पे। और दूसरी होती है सीटी एंजियोग्राफी, और जिसे सिटी स्कैन में पेशेंट जाता है, सिटी स्कैन मशीन 5 मिनट पे वो सीटी एंजियोग्राफी हो जाती है। वो एंजियोग्राफी जो है वो एक टेस्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लॉकेज कितनी है पेशेंट के नस में, हार्ट पे। अब जब ब्लॉकेज को खोलना है, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे एंजियोप्लास्टी। तो जैसा ये नस है, ये नॉर्मल नस है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन अब ये नस देखिए तो अब ये जो पीला पोर्शन दिख रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल प्लाक दिखाता है या ब्लॉकेज जिसे हम कहते हैं वो। तो जब एंजियोप्लास्टी के दौरान हम इस ब्लॉकेज में एक तार लेके जाते हैं, और उस तार के ऊपर बलून रखा है, और बलून के ऊपर स्टेंट। तो वो ब्लॉकेज उस स्टेंट को हम फिर छुलाते हैं, और वो ब्लॉकेज साइड में हो जाती है। अब वो स्टेंट वही चिपका रहता है आजीवन, लाइफ लॉन्ग वो स्टेंट वही रहेगा। इसको जब हम खुलाते हैं तो ब्लॉकेज ऐसी साइड में हो जाती है, और आपकी जो ब्लॉकेज थी, जो नस दब गई थी, खुल जाती है, तो ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली ये तार और ये नस से बाहर, बलून बाहर आ जाता है, और स्टेंट वही रह जाता है। तो जो स्टेंट रहेगा वो लाइफ लॉन्ग उस नस में वैसा ही रहेगा, और जो ब्लॉकेज को फिर से वापस बनने से रोकता है। कुछ मरीज जिनमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा नंबर में है, या तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसी केसेस में क्या है, एंजियोप्लास्टी या तो हो नहीं सकती है, या तो फिर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। तो ऐसे केसेस में फिर हम बाईपास के लिए जाते हैं। बाईपास में हाथ या पैर की नस या छाती की नस में लेते हैं, और वो नस को लेके जहाँ हार्ट की जो नस में ब्लॉकेज है, उसके आगे में हम वो नस जोड़ देते हैं। तो ऐसा है कि इन्होंने वो ब्लॉकेज को बाईपास कर दिया है। तो जो रक्त वाला ब्लॉकेज से होना जाना था, अब वो हमने जो नई नस लगाई, उसके थ्रू बाईपास होते वो जाता है। तो इस तरह से हम बाईपास की सर्जरी कर। ऐसा भी देखा गया है सर अक्सर कि लोगों को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो क्या अंतर है दोनों में या दोनों सेम? भी काफ़ी न्यूज़ में हमें सुनने मिलता है कि कोई बहुत यंग पेशेंट है, या यंग लड़का, यंग लड़की, 10-12 साल के, इनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। तो ये सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा गलत मैसेज भी जा रहा है। कम उम्र में हार्ट अटैक कितना नहीं मिलता है, एज़ कम्पेयर टू जैसा आपकी 30 से 40 साल की उम्र के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अभी मिलने लगा है। लेकिन इसके नीचे 10 साल, 12 साल, 25 साल, ऐसे लोगों में कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से कि अचानक डेथ हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। कार्डियक अरेस्ट होना अलग है, और हार्ट अटैक, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जिससे वो पल्स जनरेट करता है, वो रुक जाता है। यानी हार्ट आपका बीट करना ही बंद कर देता है। उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट अटैक में जो ब्लड सप्लाई करने वाली नलियाँ हैं, उनमें ब्लॉकेज हो गई है या रुक गया है ब्लड सप्लाई। लेकिन हमारा हार्ट तो पंप कर रहा है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। हाँ, कार्डियक अरेस्ट में आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि पेशेंट को आप हॉस्पिटल तक ले जाएँ। और हार्ट अटैक में वो सीने में दर्द रहेगा, वो पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। अ, आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे सर से कि लाइफ़स्टाइल रिलेटेड जैसे कि आहार है, एक्सरसाइज़ है, इन सब चीज़ों का कितना महत्व है? तो सर ये सारी बातें एक हार्ट अटैक एंड इसको कम करने में कितनी इम्पोर्टेंट? हार्ट डिज़ीज़ में डाइट, एक्सरसाइज़, लाइफ़स्टाइल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले डाइट से स्टार्ट करते हैं। डाइट जो होनी चाहिए हमारी, वो वेल बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या नहीं खाना है, उस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड, सैचुरेटेड फैट्स, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी। इसमें आएगा हमारा बाहर के जो भी चीज़ हमारे घर के बाहर बनती है, वो प्रोसेस्ड फूड में आ जाएगी, तो फैक्ट्रीज़ में बनती है। जैसा कि आपके चिप्स हो गए, पैकेट्स में जो मिलता है हमें खाना वो। ट्रांस फैट्स हमारे बेकरी आइटम्स, केक्स, बिस्किट्स, इसमें ज़्यादा रहेगा। अब हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज हमें जो गाइडलाइंस में रिकमेंडेड है, वो है डेली हमें कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन। अब एक्सरसाइज हमें कौन सी करनी है?
तो इसके लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, यानी तेज़ी से चलना। अगर हम ये कर सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज़ साइक्लिंग, स्विमिंग या तो फिर एरोबिक एक्सरसाइज़ेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है कि हम जिम ट्रेनिंग करें या ना करें? जिम ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ये मसल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। अभी हार्ट के पेशेंट से क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? तो इनके लिए बेस्ट रिकमेंडेड रहेगा एज के हिसाब से कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करें कम से कम 30 मिनट डेली, लेकिन आपके डॉक्टर की सलाह के बाद, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग रहती है। तो आफ्टर का आपके डॉक्टर से बातचीत करने के बाद में जो उन्होंने रिकमेंड किया है, तो ब्रिस्क वॉकिंग आप कम से कम स्टार्ट कर दी। थैंक यू सर। आपने हमें बताया कि एक्सरसाइज का कितना महत्व है और आई थिंक सही एक्सरसाइज क्या होती है ये जानना भी ज़रूरी है। और ब्रिस्क वॉकिंग का बहुत बड़ा रोल है, कोई भी आसानी से आई थिंक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। खाने के बारे में हमने डिस्कस किया, तो अक्सर लोग कहते हैं कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो हार्ट हेल्थ के लिए कौन से कुकिंग ऑयल्स हेल्दी माने जाते हैं? कुकिंग ऑयल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो गया है हम सभी के बीच। तो ऐसा इसका आंसर ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक ऑयल बेस्ट ऑयल, ऐसा नहीं है, पर किस ऑयल से हमें बचना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो जो भी ऑयल रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड है, जैसा बटर, तो इसको आपको नहीं लेना है। बटर, चीज़, ये आप अवॉइड करेंगे डाइट। अदरवाइज़ हमें जो ऑयल सिलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है आप क्या कुकिंग कर रहे हैं। अगर आप लो हीट पे कुकिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये ठीक है, काम कर जाए। लेकिन आप मीडियम पे और हाई फ्लेम कुकिंग, डीप फ्राई ये सब कर रही, हाँ, तो ऐसे केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, हाँ, और आपका सनफ्लावर ऑयल। ये सब हाई टेम्परेचर कुकिंग में सूटेबल है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हर ऑयल का अपना एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। कुछ ऑयल लो फ्लेम पे अपना जो क्वालिटी है मेंटेन करते हैं, और वही ऑयल को अगर हम हाई टेम्परेचर भी यूज़ करेंगे, तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप ऑलिव ऑयल को डीप फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, खास करके वर्जिन ऑयल जो होता है, उस पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डीप फ्राइंग के लिए आप सनफ्लावर ऑयल या तो फिर राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑयल एक बेस्ट नहीं है, आप क्या कुकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, और ऑयल की क्वांटिटी जितनी कम हो सके आप उतनी कम रखिए। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पूछना चाहूँगी सर कि आजकल हम देखते हैं कि युवाओं में हार्ट अटैक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? युवाओं में जो हार्ट अटैक की ज़्यादा अभी हमें न्यूज़ मिल रही है, उसमें तो सोशल मीडिया का भी काफ़ी ये है हाथ, जैसा कि अवेयरनेस काफ़ी फैल गया है। लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अब युवाओं में। जैसा स्ट्रेस और स्मोकिंग, ये बहुत अब ज़्यादा हमें मिलता है यंग पॉपुलेशन में। इसके अलावा अब काफ़ी युवा जिम जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अच्छी बात भी है, लेकिन साथ में उनका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इसका सेवन या फिर सप्लीमेंट्स इसका सेवन, हाँ, तो इन सब से भी हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा है कि हम जैसा जिम कर रहे हैं, तो उसके पहले आपकी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होनी चाहिए। कुछ लोगों में जैसा है कि बचपन से ही उनके हार्ट में कुछ तकलीफ रह सकती है। कुछ लोगों को कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की मसल सूजन और इसकी तकलीफ हो सकती है। कुछ लोगों में एब्नॉर्मल आर्टरीज निकलती, सही जगह से ना निकल के गलत जगह से निकल रही। तो ऐसे लोग अगर जिम करने जाए और एक्सरसाइज करें, तो उनमें अचानक डेथ होना और इसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों का लाइफस्टाइल प्लस स्क्रीनिंग अगर करके स्क्रीनिंग टेस्ट करके अगर हम काम करें, तो युवाओं में काफ़ी कम मिल सकता है, एंड हार्ट अटैक का रिस्क कम थोड़ा बढ़ सकता कम। अ, धन्यवाद सर इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर का सेक्शन, जहाँ पे हम कुछ कॉमनली जो मिथ्स रहती है या भ्रांतियाँ रहती है उनके बारे में जानेंगे कि वे सही है या गलत। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि हार्ट अटैक में हमेशा सीने में तेज़ दर्द होता है। ये सही नहीं है। कुछ पेशेंट जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनमें नसों में डैमेज हो जाता है, तो या न्यूरोपैथी जिसे वो कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमेशा सीने में दर्द मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगला स्टेटमेंट है कि
पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता। ये भी गलत है। पतले लोगों में भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर इन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्ट्रेस, नींद ना होना, अगर ये सब कुछ है, तो इनमें भी हार्ट अटैक मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक और भ्रांति जो है कि इमोशनल स्ट्रेस से या कोई बुरी खबर सुनने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। ये भी सही है, खास करके महिलाओं में अगर बहुत एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस हो जाए और ये महिलाओं में पहले से ही रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट है, डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अगर है, और ऐसी महिलाओं को अगर बहुत बुरी खबर या एक्सट्रीम कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जाए, तो इनमें हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। कच्चा लहसुन खाने से हार्ट अटैक का रिस्क कम किया जा सकता है। ये भी गलत है। हमारी जो नॉर्मल डाइट है, उसमें जो हम लहसुन खा रहे हैं, वो सफिशिएंट है हमारे लिए, और ऊपर से अलग से लहसुन खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कुछ साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं। धन्यवाद सर, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए इतना विस्तृत रूप से। इस सब के बाद हम पहुंच रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के आखिरी सेक्शन में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई एक छोटा सा टेक अवे मैसेज जो हमारे ऑडियंस के लिए होगा, तो आपकी तरफ से। हार्ट अटैक से बचा जा सकता है और इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है, और हमारे हार्ट की हेल्थ हमारे ही हाथों में है। इसे हमें ही सुरक्षित रखना है। इसके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें, जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान, तंबाकू, इसका सेवन नहीं करना है। और अगर आपको सीने में दर्द है, हार्ट अटैक किसी आपके फैमिली मेंबर में किसी को हो रहा, तो उस समय तुरंत हॉस्पिटल जाए, घर पे इलाज करने की कोशिश इसकी ना करें। तो अगर हम इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, तो हार्ट अटैक से ज़रूर बच सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हार्ट हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, और हार्ट अटैक भले ही एक अचानक आने वाला खतरा है, लेकिन इसे आसानी से छोटी-छोटी सावधानियों को ध्यान में रख के रोका जा सकता है। आज हमने जाना कि कैसे संतुलित आहार, जीवन शैली में कुछ बदलाव हमें हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए मददगार साबित हो। उम्मीद है ये बातचीत आप सभी लोग के लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक मैं रोज़िली गायकवाड़ आप सभी से अलविदा लेती हूँ। सी यू सून ऑन सहयोग मेटॉक्स के पीछे ही सलाह ही है सबसे अच्छी। धन्यवाद।